किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार बंद उर्वरक इकाइयां फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। बिना मिट्टी के उगेंगे शाक सब्जी, कृषि उत्पादन में कम लागत की तकनीकें। उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल, गेहूं की बुवाई का रकबा घटा और किसान को उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। सरकार के अगले कुछ साल में यूरिया उत्पादन में 49 से 50 लाख टन बढ़ोतरी की योजना के मद्देनजर बंद उर्वरक इकाइयों को पुनरुद्धार योजना शुरू की है। यूरिया का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए उन बंद उर्वरक संयंत्रों को फिर से खोलने का काम किया जा रहा है जो कोयले से निकलने वाले गैस या अन्य सस्ती प्रौद्योगिकियों के जरिए चलते हैं। सुनने में यह अटपटा लग सकता है, मगर वैज्ञानिकों ने मिट्टी की मदद के बिना शाक सब्जी की पौध तैयार करने की अनूठी तकनीक विकसित की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि मिट्टी के बगैर तैयार की जाने वाली पौध की कीट और रोग लगने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इधर नगरी कन्नौज में यह कारनामा उम्रदा ब्लॉक में जीआईसी के निकट 10 करोड़ की लागत से बनने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट से संभव होगा। राज्य सरकार ने सहयोग से बनने वाले इस संस्थान के निर्माण के लिए केंद्र ने हरी झंडी दे दी है। जिला प्रशासन ने इसके निर्माण के लिए 8.6 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर ली है। इस प्लांट में ग्रीन हाउस, पाली हाउस, सेडनेट, ऑटोमेटिक मशीन, आर्ट वेगिंग चैम्बर, नेचुरली वेंटिलेटर, प्रशासनिक भवन, वैज्ञानिक हॉल, मुख्य भवन आदि का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विकास में वृद्धि के लिए उत्पादन लागत में कमी के उपायों को अपनाने पर बल दिया है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य में क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखकर उत्पादन लागत में कमी एवं उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है। सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में धान, गेहूं की फसल के स्थान पर ज्वार, बाजरा, अरहर, तिल, अलसी, मसूर, सरसों की फसलें बोने के लिए कहा गया है, जिससे उत्पादन अधिक हो सके। फसलों में उर्वरक एवं जैव उर्वरकों का मृदा परीक्षण की संस्तुति के अनुसार उपयोग किया जाए। मृदा में जिस तत्व की कमी हो उसी के अनुसार संतुलित जैविक उर्वरक बायोपेस्टिसाइड देने से उत्पादन लागत में कमी आएगी और उत्पादन अधिक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि सभी किसान भाई 1800-200-1050 पर मिस कॉल करके पंजीकरण कराएं और निकट के सरकारी कृषि केंद्र पर खतौनी पहचान पत्र की फोटोकॉपी व बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जमा करें, ताकि योजनाओं के लाभ के लिए परेशान न होना पड़े। चालू रबी सत्र में अभी तक गेहूं बुवाई का रकबा 1.77% कम रहकर 267.26 लाख हेक्टेयर रहा है। जाड़े के बुवाई सत्र में मोटे अनाज, दलहनों और तिलहनों की बुवाई का रकबा भी पिछले वर्ष के समान अवधि के मुकाबले कम हुआ है। दलहन बुवाई का रकबा भी घटकर 119.89 लाख हेक्टेयर रह गया, जो पिछले वर्ष का समान अवधि में 132.79 लाख हेक्टेयर था। इसी प्रकार कुल तिलहन की बुवाई रकबा घटकर 72.72 लाख हेक्टेयर रह गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 78.05 लाख हेक्टेयर था। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। चना, मटर और मसूर की समय से बोई गई फसलों से खरपतवार निराई गुड़ाई द्वारा नियंत्रित करते रहें। मटर में फूल आने के समय आवश्यकता अनुसार एक सिंचाई करें, दाना बनते समय दूसरी सिंचाई करें। मटर की फसल में पत्तियों, फलियों और तनों पर सफेद चूर्ण की तरह फैले बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% की 2 किलोग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। सरसों में माहू का अधिक प्रकोप होने की स्थिति में रासायनिक नियंत्रण के लिए मिथाइल ऑक्सीडिमेटॉन 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC 750 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। टमाटर में पिछैती झुलसा रोग के बचाव के लिए रेडोमिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में 30 से 35 दिनों की होने पर मुख्य तने को ऊपर से तोड़ाई करने से शाखा की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे 10 से 15% उपज में भी वृद्धि होती है। हवा में अधिक नमी के कारण आलू में पिछैती झुलसा रोग आने की संभावना है, अतः फसल के नियमित रूप से निगरानी करते रहें। आलू की फसल में झुलसा एवं माहू से बचाने के लिए मैनकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में तथा फॉस्फामिडॉन
0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि संख्या अधिक हो तो बीटी 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। इस मौसम में किसान भाई सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करें तथा उर्वरकों का बुरकाव करें। बागवानी मिशन के अंतर्गत बागवानी यंत्रीकरण संबंधित यंत्र खरीदारी के लिए सहायता प्राप्त करें तथा खेत दक्षता बढ़ाएं। आम में मिली बीग गुजिया कीट से नियंत्रण हेतु तने के चारों ओर गहरी जुताई कर 2% मिथाइल पैराथियोन चूर्ण 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से तने के चारों ओर बुरक दें। गुजिया कीट को पौधों पर चढ़ने से रोकने के लिए भूमि से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर पेड़ के तने के चारों ओर मिट्टी की पतली परत चढ़ाकर 400 गेज की मोटी सफेद पॉलिथीन की 25 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लपेटकर सुतली से बांध दें। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। गेहूं का भाव इलाहाबाद मंडी में 1570 रुपए, गाजियाबाद में 1570 रुपए, शाहजहांपुर में 1565 रुपए तथा पीलीभीत की मंडी में 1560 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल गाजियाबाद की मंडी में 1990 रुपए, इलाहाबाद में 1970 रुपए, शाहजहांपुर में 2000 रुपए और पीलीभीत की मंडी में 2290 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना गाजियाबाद मंडी में 3360 रुपए, इलाहाबाद में 3650 रुपए, शाहजहांपुर में 3600 रुपए तथा पीलीभीत की मंडी में 3220 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। आलू गाजियाबाद की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 605 रुपए, इलाहाबाद में 680 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 690 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज के भाव की बात करें तो प्याज शाहजहांपुर मंडी में 1360 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1360 रुपए, गाजियाबाद में 1680 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में 1475 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। गुड़ का भाव शाहजहांपुर मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 2275 रुपए तथा इलाहाबाद की मंडी में 3275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। टमाटर के भाव की बात करें तो गाजियाबाद की मंडी में टमाटर का भाव 1390 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 950 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में 1055 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं।
आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि काम करो मन से मगर साथ में हो नव ज्ञान, सुख समृद्धि आएगी और बढ़ेगा मान। हम कोई भी कार्य करें हमें पूरे मन से करना चाहिए और नवीनतम जानकारियों का उपयोग करते हुए करना चाहिए, तभी हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे समय में हमें हमारे जो पशुपालक बहन भाई हैं उन्हें अपने पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसकी सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पशुपालन निदेशालय लखनऊ के उप निदेशक डॉक्टर मानव। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, इस समय बहुत ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में हमारे पशुपालक बहन भाई कैसे पशुओं की देखभाल करें, कैसे ठंड से पशुओं को बचाएं? आप जान ही रहे हैं कि इतना सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इसमें पशुओं को बहुत दिक्कत होती है। तो हमें उनके खान पान से लेके उनके रहने और उनके जो पूरा दिन की जो जीवनचर्या है उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले तो हम ये ध्यान दें कि पशुओं को जहाँ पे हम बांधते हैं या जहाँ रखते हैं दिन रात, तो वो व्यवस्था इस तरीके की हो। खासतौर पे जो पशुशालाएं हैं तो उनमें हम पशुपालक भाई हमारे ये ध्यान रखें कि जो उनकी छत हैं उन पे थोड़ा पुआल वाल डाल के रखें, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पशुशालाएं हैं उन पे एस्बेस्टॉस की चादर वगैरह डाल देते हैं, टीन की चादर डाल देते हैं, तो वो रात में बहुत ठंडी हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जब ठंडी हो जाती है तो ओस वगैरह पड़ती है तो वो पानी की बूंदें बन के पशुओं के ऊपर गिरती हैं, जो बहुत ठंडी होती है तो पशुओं को नुकसान कर सकती हैं। दूसरी चीज़, जो खिड़की और दरवाजे हैं उनके माध्यम से, कभी कभी उनमें दरवाजे नहीं होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ओस जाती है या कोहरा जाता है, उससे बहुत ठंडक पशुओं को लगती है। तो दरवाजे और खिड़कियों पे बोरी या टाट के पर्दे बना के लटका के रखें ताकि सीधी ठंडी हवा उनको ना लगे। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे थोड़ा सा आग वगैरह या अलाव जला के रखें, तो लेकिन वो इतना ध्यान रखें कि जो पशु हैं या जहाँ पे बोरी वोरी पड़ी हुई हैं उससे थोड़ा दूर रहे कि कहीं आग वगैरह लग जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो थोड़ा सा गर्म भी रहे। और जैसे पशु हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं, पशुओं को भी ठंड लगती है, तो उनकी व्यवस्था के लिए यही कर सकते हैं आप, टाट या बोरी के या जो पुराने हमारी गद्दे वगैरह होते हैं उस तरीके की चीज़ें, वैसे गांव में जैसे करते हैं लोग, बोरी वोरी बना के उनको ऊपर से ढक देते हैं ताकि उनको सीधी ठंड ना लगे। तो ये काम है। दूसरा, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब सुबह पशुओं को निकालें, हमारे किसान भाई सुबह चूंकि मेहनत का काम है तो जल्दी उठते हैं, खेती किसानी देखनी, पशुओं को देखना, चारा देना, दूना है सब। तो पशुपालक हमारे सुबह उठते हैं, पशुओं का दूध भी दूते हैं, तो दूध दूते हैं तो उसके लिए कभी कभी बाहर ले आते हैं, तो एकदम सुबह ठंडे में पशु को सीधे बाहर ना लाएं। और जब हल्का सा मौसम गुनगुना हो जाए तब पशुओं को बाहर लाएं। और दिन में ये ध्यान रखें कि धूप में रखें पशुओं को, और शाम को जैसे ही ठंड पड़नी शुरू हो या वैसे पशुओं को अंदर कर दें, क्योंकि मौसम बहुत, मतलब आप जैसे देख ही रहे, हमारे पशुपालक जानते भी हैं कि इस समय टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है, तो इससे पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और स्वस्थ पशु नहीं होगा तो दूध का उत्पादन या जिस चीज़ से भी वो संबंधित पशु है तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को एक तो ढक के रखें, धूप में रखें, और जो उनकी पशुशालाएं हैं उनको साफ स्वच्छ और सूखा रखें और सीधी हवा ना लगे। ठंड से बचने के लिए गर्म तासीर वाली वस्तुएं लेते हैं खाने में, जी, तो क्या हमारे पशुओं को चारे और दाने के अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें दी जा सकती हैं? जी, देखिए ऐसा है कि जो
हमारे पशु हैं जो नियमित उनको हम चारा दाना देते हैं तो वो तो देना ही चाहिए। उसके साथ साथ में उनको चारे दाने के अतिरिक्त हरा चारा भी आजकल बरसीम वगैरह उपलब्ध हो जाती है, तो उसके अतिरिक्त भी कुछ मिनरल मिक्सचर जैसे होता है, तो उसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो अगर हम 50 ग्राम 100 ग्राम जितनी भी उसकी मात्रा उसमें रहती है तो वो उस हिसाब से उसको खिलाएं तो उससे जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है। इसके अलावा हम अपने पशुओं को कैल्शियम वगैरह भी अलग से दे सकते हैं, क्योंकि ये अब भैंसों के जैसे ब्याने का सीजन भी इस समय चल रहा है, तो इससे कई चीज़ों की पूर्ति होती है पोषक तत्वों के साथ साथ कैल्शियम वगैरह जो है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो खासतौर पे जो दुग्ध उत्पादक पशु हैं जिनसे दूध का उत्पादन होता है तो उनको हम ये अलग से दे सकते हैं, कैल्शियम वगैरह है, मिनरल मिक्सचर है, और क्या नाम है एक चीज़ और भी कर सकते हैं आजकल जो जरूरी भी है, पेट के कीड़ों की दवा हम पशुओं को दें। अच्छा, पेट के कीड़े होने की भी संभावना रहती है? हाँ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन कम से कम साल में 2 बार पेट के कीड़ों की दवा जरूर दें। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि इस मौसम में जो नवजात शिशु हैं उनकी मृत्यु दर देखा गया है बढ़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, हमारे जो पशुपालक हैं वो पशुपालक भाई जानते हैं कि मूल से जो है सूद प्यारा होता है, और इस पशुपालन में ये एकदम से बिल्कुल कहावत एकदम सही बैठती है कि जो अगर हम अपने उन पशुओं को बच्चों को बचा ले जाएंगे तो वो साल 2 साल में जब वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो आजकल गाय भी जान रहे हैं आप 70-80 हज़ार की बिक रही है, भैंस भी 70-80 हज़ार उसकी कीमत है, तो अगर हम 2 साल उनको पाल ले जाएं तो वो हमारे पशुपालक का एक बहुत बड़ा लाभ कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो उनके पशुओं के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उसके कुछ कारण हैं, और उन पे अगर हम ध्यान दें तो उनको हम बचा ले जा सकते हैं। जैसे हम ब्याने के 1 हफ्ते के अंदर पशु के जो बच्चे हैं उनको पेट के कीड़ों की दवा अवश्य पिला दें। दूसरा ये है कि जब गाय या भैंस ब्याती है तो हमारे पशुपालक जो खीस है या जो पहला दूध होता है उसको कभी कभी कुछ पशुपालक ऐसे करते हैं कि उसको दूह के उसी जानवर को पिला देते हैं या बच्चे को नहीं देते हैं, तो ये गलत है। इसके लिए सबसे सही यही है कि जैसे ही भैंस या गाय ब्याए तो हम उस पहले दूध को उस बच्चे को जरूर दें, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी पैदा होती है। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि कुछ विटामिन्स होते हैं जो उस बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए वो दूध पिलाना उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है उनको भी ढक दाप के रखें, क्योंकि बच्चों में निमोनिया की समस्या बहुत जल्दी ठंड में, चूँकि बहुत कोमल होते हैं, बहुत नन्हे होते हैं, तो उनमें इस तरीके की समस्या देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकती है। इसलिए हमारे किसान भाई उनको ठंड से बचाव के रखें, कीड़े की दवा दें, और जो दूध है पहला दूध वो जरूर पिलाएं जी। तो इन चीज़ों का कुछ विशेष ध्यान रखें तो हम अपने पशुओं के जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनको बचा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, हमें अपने जो पशु हैं सर्दियों में कितना पानी देना चाहिए और क्या उनको नहलाना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ऐसा है ना कि जहाँ तक नहलाने या पानी देने की बात है तो कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे पशुपालक क्या करते हैं कि नाद में या जो बड़े बड़े हौज बने रहते हैं उनमें पानी भरे रहते हैं, और बहुत अच्छी आदत भी, गर्मियों के लिए तो अच्छा भी है जी। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि रात भर जब वो पानी खुले में रहता है तो उसका तापमान बहुत कम हो जाता है, और वो हमारे पशु अगर प्यासा है और उस रात भर के रखे हुए पानी को सुबह सुबह अचानक पी लेगा तो उससे उसको बीमार होने की या परेशानी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उसको एक तो ये है कि ताज़ा पानी दें, दिन में जितना भी पिलाएं तो ताज़ा पानी पिलाएं, रखा हुआ ना दें। और साथ में जैसे कम से कम 40, 50, 60 लीटर तक भी पानी दिन में 2-3 बार उसको पशु को दिखाएं, ये पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी है कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो नहलाने का समय रखें, नहलाएं तो जरूर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक नहीं नहलाएंगे तो गंदगी भी होती, गोबर है, पेशाब है, ये सब लगती है, साफ सफाई के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे पशुपालक की ध्यान रखें कि दोपहर में जब धूप अच्छी हो तब तो पशु को नहलाएं जी। तो ये जरूरी है नहलाना भी, और पानी की जो व्यवस्था मैंने बताई उस हिसाब से। डॉक्टर साहब, इस समय किस तरह का टीकाकरण हमारे पशुओं में किया जा सकता है और कौन सी बीमारियां हैं जो इस समय ज्यादा होती हैं? देखिए,
इस समय बीमारी तो ऐसे कोई विशेष नहीं है जो सीजनल हो, लेकिन खुरपका मुंहपका का टीकाकरण इस समय करवाना चाहिए पशुओं में। बकरियों में PPR का टीका लगवा देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बकरियों में विशेष रूप से जैसे नाक से गाढ़ा गाढ़ा द्रव आता है, गोबर पतला करती हैं, खून आता है, इस तरीके की समस्याएं होती हैं और बकरियां बहुत ज़्यादा मरती भी हैं। तो उनमें PPR का टीका और बड़े पशुओं में खुरपका मुंहपका का टीकाकरण करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे पशुओं को हम उपाय कर रहे हैं सर्दी से बचाने के, फिर भी ठंड लग जाती है, तो किस तरह से तब हमें क्या करना चाहिए अगर पशु को ठंड लग गई है, और क्या लक्षण है जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ पशु को सर्दी लग गई है, ठंड लग गई है? सुबह सुबह जैसे हम चारा दाना देते हैं, कभी कभी पता चली कि पशु को ठंड लग गई है। पता ऐसे ही चलता है कि एक तो खाए पिएगा नहीं, सिकुड़ा बटुरा खड़ा रहेगा, उसके बाल रोए सब खड़े रहेंगे। तो उसका सही तरीका यही है कि आप सबसे पहले उसकी सिकाई कर दें शरीर की, है? अच्छा। जैसे आग जला दें थोड़ा सा, और फिर उस पर कुछ तवा या कुछ ऐसा गर्म बर्तन रख के और उस पर कपड़े से अपने जो हमारे शरीर के तापमान के बराबर हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, और उससे उसकी सिकाई करें पशु की, है? तो उससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आराम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि नहीं, इससे भी आराम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अपने संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी, जो भी हमारे राजकीय पशु चिकित्सालय हैं, वहाँ पे जाके उन पशु चिकित्सा अधिकारी से हम लोग संपर्क करें और उसको अब हमारे पशु की जैसी समस्या है वो उसका समाधान करेंगे। इसलिए कोशिश यही करें कि पहले तो सिकाई कर दें, और अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो तुरंत अपने पशु चिकित्सालय में जाएं, उसमें लापरवाही ना करें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।